हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबके, जल्दी जल्दी बता दो। सब बढ़िया हो क्या? हाँ सर, हम सब एकदम 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 बढ़िया है, मस्त है, फर्स्ट क्लास है। और हम पढ़ने के लिए भी रेडी हैं, और हम पास भी होना चाहते हैं, और हम मेहनत भी करेंगे। तो आओ, अगर सारी चीजें हैं ही तो भाई इंतजार काहे काहे बात का, किस बात का। आओ जी, शुरू करते हैं हमारी क्लास। अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, मन तन मन धन सब लगा देंगे, है ना। हाँ, हमारा अभियान है, हम पास होकर रहेंगे। ये हमारा अभियान है, मिशन है, ये हमारा मिशन। यस सर। सर, ये हमारा बूस्टर सीरीज के तहत चलने वाला वन शॉट, और आज हम खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे इंडियन इकोनॉमी को। तो आओ शुरू करते हैं बच्चों। बहुत ही इजी चैप्टर है, और असल में ना बहुत बेसिक लेवल का लिखा हुआ है। कुछ कुछ कंटेंट नो डाउट इसमें अच्छे अच्छे हैं, है ना। मैं ना ऊपर नीचे, आप बुक के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए टॉपिक चलाऊंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट, फिर नॉर्मल, फिर इंपॉर्टेंट, फिर नॉर्मल, इस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जब नोट्स वगैरह कहां से मिलेंगे सर? अभियान बैच से मिलेंगे, ठीक है। ये आप पीडब्ल्यू की ऐप पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। बेटा देखना, सुनना, इस चैप्टर में ना सबसे पहले आपको, जब आप बुक उठाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी में ना 3 मेन सेक्टरों के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है, और टर्शरी आता है। 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पता है क्या है? इनकी मीनिंग बता रखी है यार। बताओ, इतना बेसिक लेवल का है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, इन सब की बेटा मीनिंग तक बता रखी है। मतलब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, टर्सरी में क्या क्या काम चलता है, ये सब कुछ बता रखा है, जो बहुत ही बेसिक लेवल का है। मतलब अल्ट्रा बेसिक है, जो हमारे को 10th क्लास तक ही पढ़ा दिया जाता है। 11 12 तो दूर की बात है, ठीक है। फिर जो मेन चैप्टर शुरू होता है ना, वो इन टॉपिक के बाद शुरू होता है। इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बढ़िया टॉपिक होता है, पेपर में आने के चांसेस जबरदस्त हैं इसके। देन इसके अलावा हमारा बीओपी का एक टॉपिक होता है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड की भी बात होती है। ये कुछ टॉपिक है जो बहुत शानदार है। लास्ट में जाकर इंडिया का करंट सिनेरियो क्या है, वो सारी बातें भी बताएगा। तो पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। हम ये टॉपिक थोड़ा बीच में पढ़ेंगे। पहले हम ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डन ना? यस सर। चलो बेटा, जब हमारे देश में, इंडिया में, बाहर से कोई आकर पैसा लगाता है, शेयर्स खरीदता है, मशीनें लेकर आता है, टेक्नोलॉजी लेकर आता है, तो उसे ना इन्वेस्टमेंट तो बोलेंगे, बट क्योंकि वो बाहर की है, फॉरेन बोलेंगे। अगर मैं भारत का इंसान भारत में कोई सेटअप कर रहा हूं तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। बट बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और किसी भी देश के लिए ये इन्वेस्टमेंट आना बेकार बात है या अच्छी बात है? सर अच्छी बात है। इससे ना इंडिया का कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा। इंडियाज कैपिटल फॉर्मेशन विल राइज। और कैपिटल फॉर्मेशन होना एक बुरी चीज है या अच्छी चीज है? सर अच्छी चीज है। अब इसमें 3 कैटेगरियां पढ़नी है बेटा। बाहर से जो फॉरेन कंट्री से जो फंड्स आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। हम तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। पहला एफडीआई, दूसरा एफपीआई, तीसरा एफआईआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट में हमारे को डिफरेंस पढ़ने हैं। 2 डिफरेंस है, एक एफडीआई का एफआईआई के साथ और एक एफडीआई का एफपीआई के साथ, ठीक है। यही मेन 2 डिफरेंस, और ये इंस्टीट्यूट की बुक का कंटेंट है। अगर आप मैच भी करोगे तो सेम मिलने वाला है, ठीक है सर। सर, एफडीआई का पूरा नाम क्या बताया था बेटा? एफडीआई का पूरा नाम था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको ना मैं एक लाइन बोलूंगा और वो लाइन सबसे अहम है, और ये है फॉरेन। आई मतलब इनडायरेक्ट? नो बेटा,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल सर, इंस्टीट्यूशनल। एक लाइन जो सबसे काम की है, यहां पे एफडीआई में जब कोई बाहर से इंडिया आता है ना, तो वो पैसा भी लाता है, मशीन भी लाता है, टेक्नोलॉजी भी लाता है, काम करने का तरीका जैसे हम नो हाउ कहते हैं वो भी लाता है, सब कुछ लाता है एक्सेट्रा। लेकिन ये इंसान सिर्फ फंड्स लाता है, फंड्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। ये उतना ज्यादा है ये भी काम का, लेकिन ये उतना काम का नहीं है। यहां तो वो खुद आ रहा है, मशीन खरीद रहा है, लेबर पेपर सब सेटअप कर रहा है, खुद काम कर रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ फंड्स लेकर आ रहा है सर। तो देश के लिए एफडीआई ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं सर। मीनिंग ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आओ इसे तेजी से ही कवर, वन शॉट है बेटा। मतलब इसे अगर हम ज्यादा लंबा लेकर चले जाएंगे ना तो फायदा नहीं होगा, तो स्पीड मेंटेन करते हैं। आओ सर, व्हेन अ कंपनी सिचुएटेड इन वन कंट्री, किसी और देश की कंट्री की कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो एफडीआई होती है। एफआईआई जब होता है जब फॉरेन कंपनी आकर हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, मतलब शेयर्स खरीदती है, सिर्फ शेयर्स। फंड्स आ रहा है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स, विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। शेयर्स खरीद रहे हैं भाई ये लोग, और यहाँ पे मशीन पसीन सब आ रहा है, ये ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सब इतनी सारी चीजें लाना आसान है क्या? मुश्किल है ना, मतलब डिफिकल्ट है। और ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है स्टॉक मार्केट पे जाकर खरीदना। आमतौर पे ये जब आते हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आते हैं। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉस हो रहा है किसी कंपनी के स्टॉक में तो बेच देगा। देन ट्रांसफर ऑफ, ये फंड्स लाते हैं, रिसोर्सेज लाते हैं, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजीज, नो हाउ, लेबर, मतलब बहुत कुछ लाते हैं। ये तो सिर्फ पैसा लाते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, वेरी गुड इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन एज सच इसका बहुत ज्यादा कोई रियल इफेक्ट नहीं नजर आता इसके, क्योंकि ये तो कभी भी पैसा निकाल लेता है। फिर इसकी वजह से जीडीपी बढ़ती है, इसकी वजह से देश का कैपिटल बढ़ता है। जीडीपी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, हाँ थोड़ी बहुत बढ़ती होगी। देन इसके अलावा टारगेट, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं, लाइक मारुति के साथ मिलकर सुजुकी कर रहा है, तो वो एफडीआई हो गया। लेकिन अगर कोई सिर्फ शेयर्स खरीद रहा है, सिर्फ शेयर्स खरीद रहा है, काम झाम में नहीं इन्वॉल्व होता, तो वो एफपीआई हो गया। नो सच शेयर टारगेट, यहाँ तो वो जिस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी उसमें पैसा लगा देगा। कंट्रोल, भाई एफडीआई में बाहर के लोगों का पूरा कंट्रोल है, और इसमें कंट्रोल नहीं होता है, तो सिर्फ शेयर्स खरीद के बैठे हैं स्टॉक मार्केट के द्वारा। तो फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एफडीआई, एंड दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट यस इंपॉर्टेंट है। और बाहर के लोग नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ बाहर की कंपनियां खरीद रही हैं, फॉरेन कंपनीज, इसलिए नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन्हें सेबी से परमिशन लेना जरूरी है। आई होप ये क्लियर होगा। अगला डिफरेंस ना बेटा सेम है एफडीआई का, यहाँ पे बस फॉरेन पोर्टफोलियो आ जाएगा, पोर्टफोलियो सब कुछ सेम मिलेगा आपको। एफपीआई एफआईआई जैसा ही होता है, ये एफआईआई जैसा ही होता है, तो डिफरेंस भी मोर और लेस सेम ही है। मीनिंग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आकर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, सेटअप करते हैं। यहाँ तो सिर्फ पैसिव होल्डिंग रखना चाहते हैं। यहाँ पे बाहर के इन्वेस्टर, चाहे कंपनी हो, इंसान हो, कोई भी हो, यहाँ पे आकर सिर्फ शेयर खरीद लेते हैं, पैसिव इनकम। शेयर खरीद ले, डिविडेंड की कमाई होगी, डिवेंचर खरीद लिए, इंटरेस्ट की कमाई होगी, पैसिव इनकम। ये एक्टिव इनकम है, यहाँ मेहनत हो रही है, यहाँ पैसिव है, लगा के छोड़ दिया, आता रहेगा आता रहेगा। तो कहते हैं रोल ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे एक्टिव रोल है, और यहाँ पे कैसा रोल है? पैसिव। पैसिव मतलब बेटा पैसा लगा दिया और आएगा, कमाई आएगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल काफी ज्यादा है, यहाँ पे ना के बराबर है, वही है ना, सिर्फ शेयर खरीद लिया है। टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, सेम है बेटा पिछले जैसा। मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ये अच्छे से पैसा वैसा सब मैनेज करते हैं, इन्हें उतनी ज्यादा होड़ नहीं रहती, इन्हें अंदर अंदर की चीजों से मतलब नहीं है। ये लोग एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं एफडीआई वाले। ये लोग फिजिकल एसेट लाइक मशीन, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, सब में पैसा लगाते हैं। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं। यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट डिफिकल्ट है, यहाँ पे आसान होती है। यहाँ पे फंड्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, रिसोर्सेज आता है, सब कुछ आता है, नो हाउ वगैरह। यहाँ सिर्फ फंड्स आते हैं। भाई सेम है, सेम, मोर और लेस सेम ही लिखा हुआ है, आराम से किया जा सकता है। डन। पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी खरीद सकता है, एफआईआई के अंदर सेलेक्टेड लोग खरीद सकते हैं। सेलेक्टेड लोग मतलब सेलेक्टेड कंपनियां खरीद सकती हैं, बस बाहर की। सब में कॉमन ये है कि बाहर के लोग भारत में आ रहे हैं। तो आई होप बच्चों ये वाला टॉपिक सबको क्लियर रहा होगा। हाँ सर, ठीक है। अब ना गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में करवाऊंगा, उससे पहले ना मैं आपको बीओपी करवा देता हूं, ठीक है। आओ, क्योंकि टॉपिक तो हमारे को सारे ही कवर करने हैं, किसी को डिटेल में, किसी को स्लो, करना सारा है,
किसी को फास्ट करना सारा टॉपिक है। तो आओ ध्यान से देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं एक बार देखूं इसके, अगर पीपीटी होगी तो वहीं से दिखा दूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद जस्ट ये वाला पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड वाला पॉइंट करेंगे, मजा आएगा। सुनना बेटा, यहां लिखता हूं मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको एक बात बताऊं, बाहर बारिश हो रही है। चलो सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर? बेटा ये ना एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जिसे गवर्नमेंट बनाती है टू रिकॉर्ड जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन, अंडरटेकर नहीं, अंडरटेकन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी देशों के साथ जो भी इंडिया की ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, जिसमें फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो इन्वॉल्व है, उसको बोला जाता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्रेडिट डेबिट यहां पे भी होता है, पैसा आएगा और पैसा जाएगा, यहां पे रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। इसे सरकार बनाती है टू मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। देश की फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सब कुछ इससे पता चलता है ना। पॉलिसी डेवलप करने में हेल्प करता है, टू हेल्प इन डेवलपिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन देशों के साथ क्या ट्रेड पॉलिसी रहेगी, कैसे ट्रेड करेंगे, ये सब करवाने में इसका योगदान होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर इसके अंदर ना बहुत कुछ आता है बेटा। इसके अंदर रिकॉर्ड होता है, मैं यहां लिखता हूं, रिकॉर्ड होता है सारा लेन देन फाइनेंशियल एसेट्स का, सारा लेन देन गुड्स एंड सर्विस का, सारा लेन देन यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस का, जैसे ट्रांसफर इनकम भी कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस का, सबका, वन साइडेड ट्रांजैक्शन का, सब कुछ आता है एक्सेट्रा। डन, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आता है तो क्रेडिट, जाता है तो डेबिट। इनफ्लो होता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और आउटफ्लो होता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। डन, ये सारी एकदम सारी, मतलब ये सारा टॉपिक है इसके अंदर का। फिर ना इसके अंदर एक और वर्ड होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। ट्रेड बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड बैलेंस। ट्रेड, यहां पे हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं। जैसे ही एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे तो अब दो सिनेरियो पॉसिबल है, या तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, या तो एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो बेटा इसे बोलते हैं सरप्लस, या फिर इसे बोला जाता है फेवरेबल बीओटी। बीओटी, हाँ सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट में क्या बोला गया, बीओटी, बीओटी, ठीक है। और अगर कम हो गया तो एक तरीके से डेफिसिट हो गया, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है बेटा क्या, ये फेवरेबल था, फेवरेबल बीओटी, ये हो गया अनफेवरेबल बीओटी। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, यही टॉपिक है ना। ये टॉपिक तो काम का है ही है, जो मैंने आपको इतना सारा लिखकर बताया। प्लस इसके अलावा एक चीज और, सरकार क्या चाहेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा फेवरेबल हो या ना हो, ये अच्छा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो, तो इसके लिए सरकार क्या क्या स्टेप उठा रही है, वो मेन टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ये क्लास नोट्स के जो नोट्स है ना, ये वहां से लिखा हुआ है कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड को अच्छा करने के लिए, या यू कैन से बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छा करने के लिए, या बीओटी को अच्छा करने के लिए, या यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा करने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप उठाती है। तो सरकार ने ये सब कुछ कर रखा है। फर्स्ट, सरकार टैक्स में बेनिफिट देती है, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सरकार चला रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर ना जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा बाहर बेचेगा, उसे उतना बेनिफिट्स मिलेंगे, सब्सिडी, टैक्स में बेनिफिट्स, ये सब कुछ मिलेगा, सब्सिडी वगैरह।
डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इन शॉर्ट इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि इंडिया के बाहर बिके। इसके लिए बेटा ईओयू शायद कभी सुना हो, ईओयू सेटअप किया जाता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इन्हें कहा जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को सेटअप किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। फिर दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट साइन होते हैं, एफटीए कहते हैं बेटा इसे, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये अभी आएगा लास्ट पॉइंट में, ये फिर से आएगा। इजी बनाया जाता है ताकि हमारे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट ज्यादा हो। पॉइंट एक ही है, इसी पॉइंट के तहत इतना सब कुछ हो गया। आप समझे ये नोट कितने काम के कारगर है। बुक में यही बात बहुत लंबे चौड़े अजीब तरीके से होगी, इसका सार निकाल के यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारे को रिवीजन करने में हेल्प देगा। दूसरा सर हमारी स्ट्रेटेजी, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी चला रहे हैं। एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं हाई वैल्यू आइटम का, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, इनकरेज कर रहे हैं। और जो लग्जरी गुड्स है इंपोर्ट उसका कम करना चाहते हैं। इंपोर्ट कम जब होगा जब हम उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाएं। हम इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं, इंपोर्ट को डिस्करेज और एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा करने के लिए। ठीक है सर। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बोला गया है कि हाईवे बनाओ अच्छे अच्छे ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आए, एक्सपोर्ट में एफिशिएंसी हासिल हो, हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट्स के साथ, बंदरगाह के साथ हाईवे कनेक्ट हो, लॉजिस्टिक्स अच्छे काम चले, मेट्रोस का अच्छा काम चले, बॉर्डर एरिया की रोड कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, अलग अलग देशों के साथ जो जहां पे हमारा बॉर्डर लगता है, लैंड बॉर्डर, उनके साथ रोड अच्छे बनाए जा रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से किया जा सके। इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट हो रहा है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, टैक्स में बेनिफिट दिया जा रहा है। क्यों सर? ये सारे अभी और हैं, ये सारे स्टेप क्यों उठ रहे हैं सर? इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा हो, ये सारी चीजें हमारी ग्रो कर सके। देन एमएसएमई बेटा, ये तो हर जगह ही आ जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बेटा सपोर्ट दिया जा रहा है, इनका भी एक्सपोर्ट में अच्छा खासा रोल है। स्मॉल बिजनेसेस को पार्टिसिपेट करना है ग्लोबल ट्रेड में, ये लोग भी पार्टिसिपेट करें, भर भर के योगदान दे, इनके लिए एमएसएमई सपोर्ट दिया जा रहा है। एमएसएमई आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एमएसएमई के लिए सरकार लगातार स्टेप उठाए जा रही है। पीएलआई, इनके लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सब इन्हीं के लिए है। ठीक है। फिर पार्टनरशिप विद फॉरेन कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ एफटीए आ गया ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बेटा एफटीए का नाम होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, बाइलेटरल, टू कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। किस चीज का एग्रीमेंट? फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। किस चीज का? ताकि व्यापार आसानी से किया जा सके, एक्सपोर्ट बढ़े एग्रीमेंट से, लोअर टैक्स लगाकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंडिया में एफडीआई ज्यादा है। मतलब हम दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करके भी काम कर रहे हैं, एमएसएमई को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम टैक्स में बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये अलग अलग स्टेप उठाए जा रहे हैं फॉर व्हाट? बोलो भाई किस लिए? सर एक ही मकसद है, एक ही सपना है। बोलो क्या? बोलो क्या? बोलो बोलो क्या? सर सपना बस एक ही है, हमारा अच्छा हो जाए इंटरनेशनल ट्रेड। बताओ जी, क्लियर है क्या यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है सर? बेटा ये ना इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल है। ठीक है चलो, नल। हाँ सर, आगे ना एक पॉइंट है, इसे मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, ये सेकेंडरी सेक्टर से रिलेट करेगा, या मैं सोच रहा हूं मैं अभी करवा दूं। ठीक है ना, सारा कंटेंट तो करना ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। बट हाँ, दो टॉपिक हमारे अच्छे अच्छे कवर हो गए हैं सर। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला, दूसरा हमारा बीओपी वाला,
और बीओपी के बाद इंटरनेशनल ट्रेड वाला, तीनों जानदार टॉपिक थे, एकदम शानदार। अब ना जब आप बुक उठाओगे ना बेटा, उसमें ना सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ना तीन चार पॉलिसीज हैं। तो पहली है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, दूसरी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951, तीसरी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, चौथी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सबके सबके मेन मेन वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने हैं। तो पहला 1948 वाले में क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड, सरकार ने बहुत सारे कंट्रोल लगाए। कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थी, तीन आर्म्स एंड एम्यूनिशन, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु बम जिसमें सिर्फ सरकार काम करेगी। फिर कुछ की इंडस्ट्रीज थी, स्ट्रेटेजिक के बाद की, जिसमें 6 इंडस्ट्रियां थी, जिसमें पुरानी प्राइवेट सेक्टर को कंटिन्यू था ऑपरेट करना और नई वाली सिर्फ सरकारी सेक्टर में बन सकती थी। मतलब सरकारी सेक्टर का फोकस था इस पे, इस पूरी पॉलिसी में सरकारी कंपनियों पर ही फोकस था। फिर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज 18 इंडस्ट्रीज प्राइवेट में अलाउ की गई लेकिन सरकार के कंट्रोल के तहत, और जो बची हुई इंडस्ट्री बची 3 यहाँ, 6 यहाँ, 18 यहाँ, इसके अलावा बाकी सारी प्राइवेट कंट्रोल को खोलना अलाउड था बट सरकार की नजर में। ये दोनों तो सरकारी ही थी लेकिन ये दोनों प्राइवेट भी अलाउड थी लेकिन सरकार का काफी ज्यादा कंट्रोल था। फिर 1951 में पॉलिसी आई, यहाँ पे प्रोडक्शन देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से किया गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया, लार्ज इंडस्ट्रीज से मोनोपोली बनने से बचाया गया, हर एरिया का ग्रोथ हो, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, इस पे फोकस किया गया 1951 वाली पॉलिसी में। फिर कुछ रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स थे, कुछ गलत प्रैक्टिसेस को सरकार रोकना चाहती थी ताकि देश में ट्रेड अच्छा हो। लाइसेंसिंग सिस्टम आया, रजिस्ट्रेशन सिस्टम आया, किसी किसी जो बुरे काम कर रहे हैं, जो अच्छी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए और इनके ऊपर दुनिया भर के कंट्रोल लगाए गए। इन शॉर्ट ये सब कंट्रोल क्यों लग रहे थे 1951 में, ताकि देश में इंडस्ट्रीज अच्छी हो और इंडस्ट्रीज कहीं भटक ना जाए, कहीं देश का नुकसान ना हो जाए। फिर 1956 में पॉलिसी आई, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को पेसअप, उसकी रफ्तार स्पीड बढ़ाने के लिए फिर स्टेप उठाए गए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को डेवलप किया गया, सरकारी महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, इन सबको सेटअप किया गया। प्रिवेंट, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली नहीं बनना देना चाहते थे। 1956 तक पॉलिसी में एक बात थी, सरकारी कंपनी जिंदाबाद, प्राइवेट कंपनी नॉट दैट मच गुड, ये चल रहा था। लेकिन जब 1991 की पॉलिसी आई, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्रोटेक्शन, ग्लोबलाइजेशन, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा फोकस था। मेजर्स, लिबरलाइजेशन, प्रिवेंशन, ग्लोबलाइजेशन, इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है बेटा, क्योंकि 1990 में ना क्राइसिस आया था, उससे निपटने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, जो अभी तक कंट्रोल में था अब प्रमोट किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया, जो अभी तक ज्यादा हो रहा था। लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म किया गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया गया, एसएसआई को बचाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, स्टेप उठाए गए। मतलब 1991 से पहले जो चल रहा था वो अलग था, 1991 के बाद एकदम से चीजें क्या कर दी गई, अलग। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे लिखा हुआ इकोनॉमिक, ये ना बुक में जब आप देखोगे, पांचवा टॉपिक हो जाएगा आज की क्लास का, ये जब आप बुक में देखोगे ना एकदम लास्ट में दिया हुआ है, तो इसे अपन पहले कर रहे हैं। सर, इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, भारत का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन 21वीं शताब्दी में कैसा हो रहा है? तो भाई बढ़िया हो रहा है। की ड्राइवर्स कौन है, ग्रोथ कौन कौन करवा रहे हैं? तो बेटा ग्रोथ करवा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के विजनरी रिफॉर्म्स, सरकार अच्छी है। स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद ग्लोबल मार्केट, हम ग्लोबल मार्केट के साथ अच्छा व्यापार कर रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक डिमांड अच्छा है, हमारे देश के लोग भी डिमांड अच्छे कर रहे हैं। और यंग एंड डायनामिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारे देश में आपके जैसे, यस आपके जैसे यंग माइंड आ रहे हैं। सस्टेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मल्टीपल सेक्टर में लगातार, सस्टेन मतलब लगातार रिफॉर्म्स चल रहे हैं। तो भाई इतना सब कुछ होएगा तो जाहिर सी बात है ना, ग्रोथ तो होएगा ही। हाँ ठीक है। सरकार के कुछ स्टेप बता रखे, लाइक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट विजन है सरकार की। सरकार इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, सॉवरेनिटी बढ़ाना चाहती है। इनिशिएटिव लाइक पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, रिविटलाइजेशन ऑफ एमएसएमईज को सपोर्ट,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट, ये सब सरकार कर रही है, तो अच्छी बात है। दूसरा, पहला आत्मनिर्भर भारत, दूसरा फोकस ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, जॉब क्रिएशन हो, सारे लोगों को जॉब मिले, सबके पास पैसा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू इंश्योर बेनिफिट्स रीच टू ऑल द सेक्शन, सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कर रही है ताकि गरीब लोगों तक भी सोसाइटी में भला पहुंच सके। और इसके अलावा सीपीएसईज, सरकारी कंपनियों का अहम रोल है। सीपीएसईज मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज प्लेज अ क्रिटिकल रोल, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इंडियाज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनके हिसाब से, मतलब बुक के हिसाब से, इन लोगों को नेशनल ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट योगदान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, हर चीज में इनका अहम योगदान है सीपीएसईज का। तो कोई बोले ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन है सर? ड्राइवर है ये सारे, ड्राइवर है ये सारे पॉइंट। गवर्नेंस, ग्लोबल मार्केट के साथ व्यापार अच्छा, डिमांड अच्छी, यंग प्रोफेशनल लोग, लगातार अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स, फिर आत्मनिर्भर जैसी पॉलिसी, देन इक्विटेबल ग्रोथ जैसी पॉलिसी, सीपीएसईज पे फोकस जा रहा है। ये सब कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, इन सब से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बोलो भाई समझ में आया क्या? हाँ सर। ये सब आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि क्या क्या टॉपिक में है, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें तो लग रहा होगा कि हाँ सर सारा रिकॉल हो गया, और वही हमारा मकसद है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसको तो बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा इस टॉपिक को देखकर, मतलब इस क्लास को देखकर। बोलो डन? क्या चैप्टर खत्म हो गया है? अभी बहुत कुछ बचा हुआ है सर, अभी बचा हुआ है, अभी कंटेंट हमारा बचा हुआ है। शुरुआत में हमने ये भी तो छोड़ा हुआ है ना, अभी ये वाला टॉपिक। हाँ हाँ हाँ, ये रहा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। आओ मैं आपको दिखाऊं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। हाँ सर, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जब आप बुक उठाओगे ना बेटा, बहुत इधर उधर दे रखे हैं। प्राइवेट एग्रीकल्चर के सेकेंडरी सेक्टर में दिए हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर के सर्विस में दिए हुए हैं, बाकी बहुत मिक्स कर रखा है। तो हम भी ना लाइन से सारे इनिशिएटिव्स पढ़ते हुए चलेंगे एक एक करके। बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, पेपर में आने के चांसेस इनके 50-50 हैं। कुछ कुछ इनिशिएटिव तो हम याद करके जाएंगे ताकि बाय चांस अगर कोई लफड़ा हुआ तो हम अच्छे से स्कोर कर सकें। बोलो डन? हाँ सर, आओ पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। कहता है सरकार ने सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या किया। तो है बेशक सेकेंडरी, लेकिन आप देखो ना हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी, एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर। ये बुक से उठाया हुआ कंटेंट है बेटा। 19 मार्च 2025 को भारतीय कैबिनेट ने 2 डिसीजन लिए, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के और डेयरी, दूध बेटा, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए। सरकार ने स्कीम बनाई बेटा, स्कीम का नाम बता रहा है एनपीडीडी, रिवाइज नेशनल प्रोग्राम आया डेयरी डेवलपमेंट का। एनपीडीडी रिवाइज नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, एनपीडीडी आया, ठीक है। इसके तहत इम्प्रूव्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट, हम मिल्क की प्रोसेसिंग बढ़ाना चाहते थे, मिल्क की क्वालिटी अच्छी करना चाहते थे। ये सब सेकेंडरी में लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग सेकेंडरी का पार्ट होता है वैसे। इनहेंस मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स, फार्मर्स को अच्छा एक्सेस मिले, अच्छा दाम मिले, अच्छी वैल्यू मिले। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेयरी सप्लाई चेन, हमारा डेयरी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा हो, और खास तौर पे रूरल इनकम और डेवलपमेंट हो, गांव का विकास हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, एग्रीकल्चर में बेसिकली डेयरी सेक्टर पे बहुत अच्छा फोकस किया गया, एनपीडीडी लेकर आए। देन इसके अलावा द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल मिशन को रिवाइज करके अच्छे तरीके से लेकर आए, जिसमें लाइव स्टॉक सेक्टर पे फोकस था, पशुपालन अच्छे तरीके से किया जा सके। हेफर रेयरिंग सेंटर खोले गए जहां पशुओं को ज्यादा से ज्यादा उनकी ब्रीडिंग करवा के ज्यादा से ज्यादा पशु हों, ताकि उनसे दूध निकले और बेचने में भी प्रॉफिट नजर आए। तो सरकार उसमें सब्सिडी दे रही थी, सारे स्टेप उठाए गए। इसके अलावा गवर्नमेंट स्केल अप पीएलआई बजट, बेटा ये पीएलआई पीछे ही पड़ा हुआ है, और हाँ ये बहुत काम का वर्ड है, इस चैप्टर का पीएलआई बहुत यूनिक वर्ड है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार लगातार भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट दे रही है, लगातार पॉलिसी चेंज कर रही है, और ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ा रही है इसकी। और इसके लिए जो सबसे अहम स्कीम काम कर रही है वो है पीएलआई। हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग टॉप नॉच हो जाए, सरकार इसके लिए लगातार पीएलआई पे फोकस कर रही है, ठीक है। ये कॉर्नर स्टोन है ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू एस्टैब्लिश इंडिया
एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, इंडिया को वर्ल्ड का ग्लोबल पावर हाउस बना दे मैन्युफैक्चरिंग में, इनोवेशन अच्छा हो, एफिशिएंसी अच्छी हो, कंपटीशन बढ़ाने के लिए पीएलआई का अच्छा खासा योगदान है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, सेंटर ने और भी बहुत सारे काम किए। सेंटर मतलब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर खोजे, ये टर्सरी सेक्टर की बात है बेटा। इसके अलावा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत एजुकेशन को रिवैम्प किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट की सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई हुई है। सारे ये अलग अलग पॉइंट है लेकिन बहुत बेसिक है। इसके अलावा सरकार आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। सरकार महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम का सेकंड वर्जन लेकर आ चुकी है ताकि यंग डायनामिक लोगों को नए नए तरीके से स्किल डेवलपमेंट करवाया जा सके। सरकार टूरिज्म को प्रमोट करवा रही है। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा रहा है। तो डीप टेक फंड्स, जो हमारे आईटी सेक्टर की कंपनी, उनको फंड्स प्रोवाइड किया जा रहा है। पीएम रिसर्च फेलोशिप के प्रोग्राम चल रहे हैं। ये क्या है? ये अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं सर। कुछ कॉमन है जो हर जगह आ रहे हैं, लाइक पीएलआई हो गया, है ना, तो कुछ कॉमन है और बाकी तो मतलब कीवर्ड्स याद रखने हैं। ये सब क्या, ये फिगर्स वगैरह याद रखनी है क्या सर? 10 लाख, सेकंड जीन बैंक ना, ये सब नहीं याद रखना, बस कुछ हेडिंग्स ध्यान रखनी है। क्रेडिट एनहेंसमेंट, लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लेकर आया जा रहा है, गांव के लोगों का भी क्रेडिट स्कोर आएगा। पेंशन सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। एक हाई लेवल की कमिटी बनाई जा रही है फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टू बी सेटअप विद अ व्यू फॉर नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। हमारे देश में रेगुलेशंस की भी बहुत दिक्कतें हैं, तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं, इसके लिए कमिटी बनाई गई है। भाई ये सब अलग अलग रिफॉर्म्स है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में हमारे राज्यों को भी अच्छा अच्छा इंप्रूवमेंट करवाया जा रहा है ताकि राज्य में इन्वेस्टमेंट बढ़े। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 100% तक अलाउड करवा दिया गया है। जन विश्वास बिल आया है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 100 से ज्यादा जो प्रोविजंस थे जिनके तहत सजा मिला करती थी, उनको हटा दिया, उनको रिप्लेस कर दिया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए बिजनेसेस में लोग डरे ना, आए बिजनेस करें। तो पहले जहां कोई लॉ ना पालन करने की वजह से सजा मिलती थी, क्रिमिनल चीज थी, उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया जन विश्वास बिल की हेल्प से। तो ये सब अच्छे अच्छे स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये सब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को प्रमोट करने के स्टेप थे। आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं सर, सिर्फ कीवर्ड्स और कुछ नहीं। क्या कीवर्ड्स याद रखना कुछ मुश्किल काम है क्या? ये 50-50 वाला टॉपिक है, लेकिन छोड़ के तो नहीं जा सकते। कीवर्ड्स हमारे को ध्यान रखने हैं, जैसे जन विश्वास बिल, टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लाया जा रहा है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया जा रहा है, एनपीडीडी लेकर आए गए, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। ऐसे करके हमारे को हेडिंग्स ध्यान रखनी है। नॉट अ बिग टास्क बच्चों। तो चलो अब आगे देखते हैं। भाई देखो, ऑलमोस्ट ये जो भी हमारी पॉलिसीज चली, इसके अलावा ऑलमोस्ट हमारा सारा कंटेंट डन है। अब एक बार ना फटाफट तरीके से देख लेते हैं सर क्या क्या करा है हमने, है ना। सर शुरुआत से निकालते बेटा। हमने ना पहला पेज निकालता हूं सर, ये रहा। हमने हमारा अभियान बैच चल रहा है, राइट सर। इसमें हमने एफडीआई एफआईआई के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर अप कर लिया है। हाँ सर, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसे तो हमने आपको इंस्टीट्यूट की बुक से भी दिखा दिया है। वो सारे हमारे टॉपिक डन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर के लिए। हाँ सर, गवर्नमेंट ने सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर अभी हमने कराई। एक और पॉइंट है बेटा आईएफएससीए, और मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। आईएफएससीए के बाद बीओपी, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे प्रमोट करना है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब सारा डन है। आईएफएससीए करके एक टॉपिक है, आओ मैं आपको वो दिखाता हूँ। देन उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के ना वो है मीनिंग कुछ लिखी हुई है, उनके टाइप्स लिखे हुए वो दिखाएंगे, फिर चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं सर। आईएफएससीए क्या है बेटा? आईएफएससीए ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की अथॉरिटी है। हमारे देश में ना बेटा सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो, हांगकांग नहीं, हांगकांग, टोक्यो, जापान और भी बहुत सारे देशों के या फिर अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास के कंपैरिजन में ना हमारे देश में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर काफी खराब है, काफी कम है।
बहुत दिक्कतें हैं, काफी डिले होता है, काफी समय लगता है, सर्विस की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो हमारे देश में इस चीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी कम आ रही है और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ा दिक्कत वाली आ रही है। तो सरकार ने क्या सोचा ना, इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंडिया में खोले जाएं। इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जहां अच्छी टॉप नॉच क्वालिटी की सर्विसेज वगैरह दी जाए वो इंडिया में खोली जाए। उसके लिए हमारे देश में गिफ्ट सिटी आए। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर फर्स्ट हमारे भारत में गुजरात में बना है और उसको हम गिफ्ट सिटी के नाम से पुकारते हैं। लिखा हुआ है आईएफएससी, फुल फॉर्म नीचे लिखिए, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, GIFT, GIFT। ये हमारा गिफ्ट सिटी है। यहाँ पे सारा इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल सर्विस ली दी जाती है, ये इसके अंदर का पार्ट है। ठीक है, नाउ विद अ व्यू टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विस, भारत में भी वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विस मिले, जस्ट लाइक जैसे सिंगापुर और बाकी अच्छे देशों में हो रहा है। गिफ्ट सिटी वाज अनाउंस्ड इन द बजट स्पीच 2015-16। 2015-16 में जो बजट आया था ना, उसी में इसके बारे में घोषणा किया गया था। आईएफएससी वाज सेट अप टू कॉम्बैट, इसे इसलिए बनाया गया ताकि लड़ा जा सके, कॉम्बैट किया जा सके द प्रॉब्लम ऑफ गैप बिटवीन फाइनेंशियल सर्विस ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश की सर्विस थोड़ी खराब थी, है ना, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफी तेज था, काफी अच्छी थी, अच्छी लेवल की सर्विसेज थी। तो बीच का जो गैप था ना, उसको मिनिमाइज करने के लिए आईएफएससी आया। इट वाज सेट अप टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इसलिए आया ताकि बिजनेस करना आसान हो। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के इन्वेस्टमेंट खींचे चले आए। भाई बाहर के इन्वेस्टमेंट भारत में आते हैं तो उन्हें दिक्कतें लगती हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज, सारी सर्विसेज लेने में ना उन्हें काफी डिले लगता है, काफी दुनिया भर का झंझट होता है। तो आईएफएससी में बिजनेस करके आसानी हो जाएगी उनको। तो आईएफएससी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है थ्रू कैसे, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देकर, वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम बनाकर। ठीक है, मेन विजन वाज टू मेक आईएफएससी अ प्रेफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन। हम चाहते हैं ये जो हमारा आईएफएससी है गिफ्ट सिटी, हम चाहते हैं दुनिया में ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन जाए, दुनिया जगत के बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आए, गिफ्ट सिटी में आए टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास। यहाँ पे हम वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब इन शॉर्ट्स एक छोटी सी बात है ना, इंटरनेशनल लेवल की टक्कर की सर्विस देने के लिए हमारे देश में आईएफएससी आया और आईएफएससी को जो मैनेज करता है उसे कहते हैं आईएफएससी अथॉरिटी। तो यही बन गया टॉपिक आईएफएससी-ए। ठीक है, फिर आगे कहता है आईएफएससी-ए जो अथॉरिटी है इसके मकसद क्या है। तो बेटा बहुत बेसिक से मकसद है और एकदम जेन्युइन है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो इनके टारगेट पे है ही है, बिना देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के तो काम चलने वाला है नहीं। तो आओ देखते हैं ध्यान से। सर, टू डेवलप स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज का देश में अच्छा बेस हो, खास तौर पे बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, बैंकिंग सेक्टर पे एक तगड़ा वो है, फोकस है। देन इसके अलावा डोमिनेंट गेटवे ऑफ फॉरेन कैपिटल, भाई फॉरेन कैपिटल के लिए गेटवे बन गया है। गेटवे मतलब एक रास्ता जहां से भर भर के फॉरेन कैपिटल पढ़ा हुआ है सर हमने, एफडीआई पर्टिकुलरली, एफआईआई, एफपीआई सब आ रहा है। आईएफएससी ये चाहता है फॉरेन कैपिटल भारत में भर भर के आए और इन सब में भी सबसे बढ़िया एफडीआई आए क्योंकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका योगदान सबसे ज्यादा होता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आईएफएससी ये चाहता है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कोई और फाइनेंशियल सर्विस है, वो सारी हमारे देश में इंडिया में ही मिल जाएं, ये आईएफएससी का मकसद है। देन एक सिंगल मतलब अकेला यूनिफाइड सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। मैं देखो अगर हम बाहर काम करें, आईएफएससी से बाहर काम करें, तो हर चीज का अलग कानून है, हर किसी की अपनी अलग अलग अथॉरिटी है। भाई इतना सारा काम कैसे मैनेज होगा? अगर कोई अंग्रेज भारत में आकर काम करना चाहता है वो तो सर दर्द हो जाएगा उसका। तो बोला ये गया कि भाई आप इंडिया आओ, हम आपको यहाँ पे सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देंगे। एक सिंगल फ्रेमवर्क होगा, मतलब आपको ज्यादा कोई मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाएंगी, आप इसे ऐसे बोलो। ठीक है, टू कनेक्ट विद द अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो वर्ल्ड के बाकी आईएफएससी सेंटर है या फिर इंडिया में जो बाकी आईएफएससी कल को जाकर खुलेंगे उनके साथ
उनके साथ मिलकर काम करना इसका मकसद है, आईएफएससीए का मकसद है। तो इन शॉर्ट आईएफएससीए वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विस देना चाहता है, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना चाहता है, इंडिया को ग्लोबल डेस्टिनेशन हब बनाना चाहता है। ये इसके अलग अलग मकसद हैं। बोलो सर क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। फिर आईएफएससी का फायदा क्या है सर? अट्रैक्टिव टैक्स रिजीम, यहाँ पे आपको बहुत सारी भर भर के टैक्स एग्जम्पशन मिलेंगी। कोई भी अगर आईएफएससी में जाकर बिजनेस करता है ना, उसको टैक्स में बहुत आजादी मिलती है, एग्जम्पशन छूट। देन एक सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिलेगा, ये तो यही है, अच्छी बात है हमारे लिए। स्किल्ड प्रोफेशनल लोग मिलेंगे आईएफएससी में, ऐसे गहरे गहरे लोग नहीं ना टकराएंगे। देन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हर चीज अच्छी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोड, टेलीकॉम सब बढ़िया मिलेगा। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यहाँ चीजें आपको कम रेट में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड एक्सेस टू लार्ज इंडियन इकोनॉमी, बाहर के इन्वेस्टर तुम भारत आओ और इंडिया जैसी इतनी लार्ज इकोनॉमी पे आपको पहुंच मिल जाएगी। कैसे? आओ तो जरा कभी कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, गुजरात में भी कहां पे, गिफ्ट सिटी में, तो आपको मजा आएगा। तो यही है, आईएफएससी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में आईएफएससी का अहम रोल है बेटा। 5 नंबर का टॉपिक बन सकता है, यहां से लेकर यहां तक आपको प्रेजेंट करना है। ऐसे पॉइंट वाइज भी प्रेजेंट कर सकते हो, चलेगा, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिटेल में लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिख दिया सिर्फ, यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसे ना थोड़ा सा डिटेल में लाइन बनाकर लिखना है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सिंगल यूनिफाइड, ये सिर्फ हेडिंग हेडिंग है, इसे ना थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, तो बेहतरीन ही हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बेटा आईएफएससी एक अच्छा टॉपिक था। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा सर। फॉरेन कैपिटल डन है, बीओपी डन है, हमारे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी वो सब हमारी डन है, डन है। आईएफएससी हमारा डन है ना। मोर और लेस ज्यादातर पॉइंट हमारे क्लियर हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट थे, वो सब कुछ हमारे डन है। अब ना चैप्टर में ना कुछ बेसिक लेवल का भी लिखा हुआ है बेटा, तो आओ मैं आपको वो बताता हूं। मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ढूंढ रहा हूं। ये रहा बेटा, देखना ध्यान से। कुछ ना पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको जरूर मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी के ना ये बहुत बेसिक लेवल की थ्योरी है, जिसे हैंड रिटन नोट्स में मैंने जानबूझ के ले आया हूँ, इसलिए ताकि आपको बुक से पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो, है ना। चलो, जो अच्छे पॉइंट थे वो हमारे खत्म है ज्यादातर। इंडियन इकोनॉमी के लिए 3 सेक्टर है, वैसे तो 3 ही होते ही, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, बेसिक एकदम। प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर की बातें होती है, सेकेंडरी में प्रोडक्शन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, टर्सरी का एक और नाम होता है बेटा क्वाटरनरी सेक्टर, यहाँ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की बात होती है। ठीक है, बेसिक, जिसमें सबसे पहला प्राइमरी लिखा हुआ है। अब प्राइमरी में बताता है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और रिलेटेड, एलिड का मतलब होता है बेटा रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, है ना। ये एक वाइटल सेक्टर है, देश के लिए बहुत जरूरी है, इसी से अपना पेट भरता है। यूटिलाइज अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर में धरती, अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और इसी से हम 140 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी मिलती है। 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फूड सिक्योरिटी कौन दे रहा है? सेकेंडरी और टर्सरी या प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। अब इसमें ना 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है सर, एक जेनेटिक और एक एक्सट्रैक्टिव। 7th 8th क्लास में होता है ये वर्ड, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सर जेनेटिक क्या होता है? जहां एक्सट्रैक्शन होता है, गैदरिंग होता है रॉ मटेरियल का प्लेनेट से, धरती से। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी सब इसी का पार्ट है। लाइव स्टॉक, पशुपालन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और एक होता है माइनिंग, एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक में एक्सट्रैक्शन वर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड आगे वाला था, और एक्सट्रैक्टिव में यहाँ रॉ मटेरियल धरती से निकाले जाते हैं, यहाँ धरती पे काम हो रहा है, यहाँ धरती से निकाला जा रहा है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एग्रीकल्चर। तो जिसे एग्रीकल्चर से नहीं किया जा सकता उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। फिर क्लासिफिकेशन, भाई ये क्या टॉपिक है। फार्मिंग सेक्टर होता है, माइनिंग होती है, फिशिंग होती है, फॉरेस्ट्री होती है। फार्मिंग मतलब पेड़ पौधे, एनिमल्स पालते हैं। माइनिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल के लिए, सेकेंडरी सेक्टर को यहीं से रॉ मटेरियल मिलता है, माइनिंग सेक्टर से। फिशिंग,
फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, ये क्रूशियल सप्लायर है रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रही है कौन? सर हमारी फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का। ठीक है, फिर ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिफरेंस दे रखा है, बहुत बेसिक लेवल का है। पहले मैं ये दिखाता हूं, ये आपने पढ़ा हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए एनपीडीडी स्कीम आ रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, आज ही पढ़ा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, सब एग्रीकल्चर के लिए। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए मिशन चल रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि एग्रीकल्चर के विकास को लेकर योजना चल रही है। कृष्णोयत्ती योजना चल रही है, कृष्णा मतलब कृषि की उन्नति के लिए स्कीम चल रही है। नेशनल मिशन चलाया जा रहा है खाने वाले ऑयल्स के लिए। प्रधानमंत्री धन धान्याय कृषि योजना चलाई जा रही है एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट खोलने के लिए। हम दाल के मामले में, पल्सेस के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम चल रहे हैं। मखाना बोर्ड सेटअप किया जा रहा है बिहार में, सबसे ज्यादा बेटा बिहार में ही होता है मखाना, बहुत हेल्दी भी होता है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स का मिशन चल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी मतलब किसान, भाई फार्मर्स को एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसकी लिमिट पहले 3 लाख रुपए की थी, अब वो बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। यूरिया प्लांट असम में खोला जा रहा है। ये सब क्या है सर? व्हाट इज दिस? ऑल दीज पॉइंट्स आर क्या है सर? ये अलग अलग स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के। आपको सेकेंडरी और टर्सरी मैंने वहां से दिखाए थे पीपीटी से, और ये मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। बात तो सेम ही है ना सर? हाँ, मतलब पढ़ना है ना, कहीं से भी पढ़े, चाहे हैंड रिटन हो चाहे वो पीपीटी में लिखा हो, काम का था ये। ठीक है, काम का था मतलब यहाँ से आप बहुत शॉर्ट में क्रिस्प लैंग्वेज लेकर चले जाओगे। फिर बेटा बीओटी मैंने आपको पूरा समझा दिया है सारा, ये सारे इंटरनेशनल ट्रेड को ठीक करने के लिए शॉर्ट में मस्त है नोट्स, आप रेफर कर सकते हो। ये सारा हमारा डन है। फिर एफडीआई एफआईआई, ये भी हमारा डन है। सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़ लिए थे। सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है, क्या बोले, आओ देखते हैं क्या होता है सर। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, यहाँ प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सब होता है। इसके 4 टाइप्स हैं। हैवी, जहाँ स्टील, ऑटोमोबाइल ये सब की बात होती है। लाइट, जहाँ कपड़े, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्ब और ये सब कुछ बनता है। क्राफ्ट, जहाँ हैंडमेड गुड्स की बातें होती हैं। फिर प्रोसेसिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी, जहाँ कोई प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। ठीक है, लाइक जहाँ पेट्रोल की प्रोसेसिंग हो रही है, क्रूड ऑयल की। अब ना अलग अलग इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस है, बिना मतलब का टॉपिक है। सीमेंट के मामले में हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। स्टील, भारत में स्टील पॉलिसी की चल रही है। केमिकल, पेट्रोकेमिकल में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स में सरकार ने समर्थ स्कीम लॉन्च कर रखी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। टेक्सटाइल के मामले में हम वर्ल्ड के 6ठे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। फार्मास्यूटिकल में हम वर्ल्ड के 3रे लार्जेस्ट वॉल्यूम के तहत एक्सपोर्टर हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के सारे नाम लिख दिए भाई, सारे। ऑटोमोटिव, सर ऑटोमोबाइल की बातें बताएंगी। कार, ट्रक, अदर व्हीकल्स, असेंबली होती है, पेंटिंग, डेंटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब गाड़ियों से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे सेमीकंडक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इंजीनियरिंग का कमाल है। देन मेटल वर्किंग, मेटलर्जी, फैब्रिकेशंस, फॉर्जिंग्स, कास्टिंग, ये नट बोल्ट और जितनी भी लोहे, स्टील, इन सब की चीजें होती हैं। और मेटल्स की स्टडी को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स की स्टडी करना। ये सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, अदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम बनाना, सब सेकेंडरी का पार्ट है। फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल को फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, प्रोसेसिंग इसी का पार्ट है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाना, फर्टिलाइजर बनाना, सब सेकेंडरी का पार्ट है। मशीनरी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना, मशीनों से मशीनें बनती हैं, वो सब इसी का पार्ट है सेकेंडरी का। पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग, अगेन कार्डबोर्ड और कार्टून बॉक्सेस या जो भी पैकेजिंग का मटेरियल होता है यही सेकेंडरी से बनता है। देन प्लास्टिक रबर मैन्युफैक्चरिंग भी सेकेंडरी का पार्ट है। टेक्सटाइल मशीनरी, जिससे कपड़े सिलते हैं, रंग रंगते हैं, डाइंग, ब्लीचिंग होता है, स्पिनिंग होती है, सब मशीनें वगैरह जो भी बन रही है सब हमारे सेकेंडरी का ही पार्ट है। नीचे तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं वो लिखा है, देखो सेम ना, मैंने आपको पीपीटी से पढ़ाया था, बस यहाँ पे हैंड रिटन है बेटा, सब कुछ वही है। पीएलआई बार बार देख रहे थे ना, पीएलआई। हाँ, तो एक ये टॉपिक था, ये मैंने आपको दिखा दिया। टर्सरी सेक्टर, आओ देख लेते हैं एक बार टर्सरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी की मीनिंग देखी, सेकेंडरी की मीनिंग देखी, थोड़ी सी टर्सरी की भी देखते हैं। छोड़कर जाना सही नहीं है, देखना तो जरूरी है। सर
टर्सरी मतलब सर्विस। नीति जो भारत का एक अच्छी संस्था है जो सारा प्लानिंग का काम करती है, थिंक टैंक कहते हैं इसे भारत का, नीति आयोग। सर्विस सेक्टर, नीति आयोग कहता है सर्विस सेक्टर लगातार ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अब डिजिटल की तरफ ज्यादा जा रहा है। ई कॉमर्स, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई ड्रिवन सर्विसेज ज्यादा हो रही हैं। हम सर्विस में 4 काम करना चाहते हैं, DATU, डाटू। हम जिसमें अच्छे हैं उसे डिफेंड करना चाहते हैं, जिसमें हम पीछे हैं उसे एक्सेलरेट करना चाहते हैं, जहां पे बदलाव की जरूरत है उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और जिस सेक्टर में अभी तक हम नहीं कूदे वहां अनटैप एरिया को टैप करना चाहते हैं। मतलब ये 4 हमारे मकसद हैं सर्विस सेक्टर में, ठीक है। इसके लिए एआई सेंटर्स खोले जा रहे हैं दुनिया जगत के, भारत में। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 100% अलाउ कर रखी है, आपने पढ़ा है। भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोले जा रहे हैं जहां पे 1.9 मिलियन प्रोफेशनल बैठे हैं हेल्प करने के लिए बिजनेसेस की। जीसीसी कहते हैं बेटा इन्हें शॉर्ट में। हमारे इन सर्विस सेक्टर के कुछ चैलेंजेस हैं भाई। सर्विस में ना स्किल चाहिए और भारत में स्किल की कमी है। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉ काफी मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेकार है, ग्लोबल मार्केट में युद्ध होते रहते हैं, लफड़े होते रहते हैं, उससे रिस्क है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये सब प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ के नहीं है, तो पूरे देश की प्रॉब्लम है भाई। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सबकी ये दिक्कत है। रिसोर्सेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉ काफी कॉम्प्लेक्स है, ये सब कुछ। इसे ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए भाई? डिजिटल सर्विसेज को सिर्फ यूएस यूरोप तक मत भेजो, और भी देशों से डीलिंग करो। वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो। पीपीपी मॉडल पे काम करो, पीपीपी मॉडल पे काम करो। भारत नेट, गांव तक इंटरनेट पहुंचाओ। रूरल कनेक्टिविटी प्रोग्राम के तहत गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा तो बेटा वहां का बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए ये सब आपने पढ़ रखा है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे। जन विश्वास बिल याद करो, थोड़ी देर पहले आया था। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। चलो शॉर्ट में बेटा ये सारी स्कीमें लिखी हुई हैं, जल जीवन मिशन, स्वामी फंड, गति शक्ति, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, सारी स्कीमों के नाम लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं है सारे याद करके जाने, 4-5 आर इनफ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने सारी खत्म कर रखी है। 1948 हैंड रिटन वाले से करवाया था, 1951, 1956, 1991 ये हैंड रिटन नोट्स जो पीपीटीज में थे वहां से करवाया था। देन लास्ट में ना इसमें बेटा एक 5 ईयर प्लान्स की बातें हैं। बुक में तो एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और बाकी सबका मिक्स करके लिखा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यस सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत में बेटा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ना एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। 1950 में बनी थी और इसका काम था देश में 5 ईयर प्लान्स लाना। तो पहला 5 ईयर प्लान देश में आया था 1951 में और ये 1956 तक चला था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस था। इसमें इरिगेशन, डैम्स पे खर्चा हुआ। पेपर में आने के चांसेस कम है, बस पढ़ रहे हैं हम। सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 1961 तक चला। यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, पब्लिक सेक्टर में कंपनियां खोली गई, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो 61 से 66 तक चला, यहाँ पे एग्रीकल्चर वापस से फोकस पे था, खासतौर पे वीट। फिर एनुअल प्लान्स में हॉलीडे आया, प्लान हॉलीडेज। यहाँ पे बेटा इंडिया पाकिस्तान वॉर वगैरह हो रहा था, है ना, चाइना वगैरह का वॉर वगैरह चल रहा था, इसके लिए यहाँ पे प्लान नहीं बने। फिर फोर्थ आया जब सब कुछ ठंडा हो गया 69 से 74, तो अब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इसी 5 ईयर प्लान में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो 74 से 79 तक चला था, यहाँ पॉवर्टी कम करना मेन मकसद था, रोजगार बढ़ाना मकसद था। सिक्स 5 ईयर प्लान जो 80 से 85 के बीच में चला, यहाँ पे चीजों का दाम कंट्रोल हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसे कंट्रोल करने के लिए स्टेप उठाए। सातवां जो 85 से 90 तक चला, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्शन करने के बारे में सोचा। फिर यहाँ पे एनुअल प्लान्स आए थे, यहीं पे एलपीजी आया था बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाली, इसी जो सबसे बढ़िया साबित हुई देश के लिए। फिर एट्थ आया 1992 से 1997 तक, यहाँ पे देश की इंडस्ट्रीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हेल्प से प्रोडक्शन करवाने के बारे में फोकस किया गया।
नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक चला। यहाँ पे हम रिलेशनशिप और बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर 10th 5 ईयर प्लान जो 2002 से 7 तक चला था, इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल डेवलपमेंट, सबका विकास हो उसके बारे में फोकस था। 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 तक चला, 2012 तक, जिसका मेन फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ, अगेन सबका साथ सबका विकास। फिर 5 ईयर प्लान चला 2012 से 17 तक चला। ये लास्ट था द लास्ट 5 ईयर प्लान, जिसका मेन फोकस था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे, तेजी से ग्रोथ हो। ये सब अलग अलग 5 ईयर प्लान के अलग अलग मकसद थे बेटा, बस इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है कंटेंट। क्या रेलेवेंस है इन सारी चीजों का भाई? इसकी जगह कुछ लॉ के पॉइंट होते या कुछ और अच्छा कंटेंट होता तो बढ़िया था, लेकिन ये कंटेंट ना सही नहीं था। लेकिन हाँ, नो डाउट अब सिलेबस में है तो हम इसे छोड़ तो सकते नहीं है। ये हैंड रिटन सारे नोट्स हमारे डन है, मैंने आपको ये भी गो थ्रू करवा दिया, और जो जो हमने पढ़ा है वो सब मैंने यहाँ पीछे भी लिखा हुआ है। सारी बातें हमने यहाँ से भी कवर अप करी है, सब कुछ कंटेंट कवर है बेटा यहाँ का सारा। ये तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट था ही, मतलब आप तो इस टॉपिक को छोड़कर जाना ही मत। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बीओपी, है ना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बस मैं आपको बोलूंगा। और जो शुरुआत में मीनिंग वाला पॉइंट था उनमें मैं आपको बोलूंगा कि आप ना थोड़ा सा वैसे करो। कैसे कैसे मीनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर लो और फिर उसे बनाकर लिख कर आओ, लेकिन बाकी जगह पे तो अच्छी मेहनत करो। बाकी सब आईएफएससी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। बोलो डन, क्लियर है क्या? हाँ, तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा तो नहीं, ठीक ठीक चैप्टर था, हमने स्पीड में कवर अप किया है, वो हमारी खास बात है। हमने जितना तेजी से हो सकता था, जहां मुझे हैंड रिटन लाना था मैं हैंड रिटन लेकर आया, जहां मुझे हैंड रिटन नोट्स अपने वाले खोलने थे वो भी खोले। ये क्लास के हैंड रिटन नोट्स है बेटा, क्लास में लिखते थे हम ये। देन पीपीटीज खोली, जो जो जरूरत पड़ी, बुक खोली, जो जो जरूरत पड़ी वो सब कुछ हमने यूज करा है। बोलो डन, बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर, तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, इंतजार करते हैं फिर अगला मिलने का। अगला मिलन कब होगा? उस दिन हम करेंगे क्या सर? उस दिन हम करेंगे क्या सर? नया चैप्टर और क्या। चलो, तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अच्छे से पढ़ते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो, कुछ कुछ टॉपिक लिखकर भी प्रैक्टिस करो, अभी तो टाइम है आपके पास, है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।